ये जो कांग्रेस पे बार बार कांग्रेस के बारे में बिहार में कहा जाता है कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, और आप लंबे समय तक यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। क्या परजीवी से सहजीवी बनाने में आपको किस हद तक सफलता मिली और क्या कुछ छूट गया? नहीं, ये मैं आपसे समझना मैं चाहूँगा। आपके इस बात को पूरी तरह से नकारता हूं कि कांग्रेस पार्टी परजीवी है। हो कांग्रेस गई है, हो कांग्रेस गई है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। देश को स्वतंत्रता दिलाने में हम लोगों के पुरखों की भूमिका रही, देश के नवनिर्माण की पार्टी रही। और कांग्रेस पार्टी के शासन में बिहार आज जो कुछ दिख रहा है उससे कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर था। आप देखे होंगे, या उस समय तो आप नहीं होंगे, लेकिन श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकार थी, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ये बात कही थी कि बिहार इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये अब तो इतिहास है, लेकिन ये सच्चाई भी है। अभी मैं जो यहाँ आधा घंटा पहले आ गया, तो मैं झूठ बोलता नहीं, एक और दूसरा टीवी का भी कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम 1 बजे का था। 1 बजे से 2 बजे मैं फ्री हो गया, फिर किसी एक साथी के यहाँ खाना खाने गया। इस वजह से मैं आधा घंटा पहले चला आया। नहीं, पर तारीफ के काबिल आप इसलिए हैं कि कई लोग बड़े नेता बनने के चक्कर में लेट आते हैं, इंतजार कराते हैं, ये पहचान होती है, इसलिए मैंने आपकी तारीफ नेता हो, मैंने भी कोई मस्का चस्का नहीं लगा, जो सही लगा वो बता। कोई भी नागरिक हो, समय का पाबंदी होना चाहिए और सबके लिए बराबर है। सर, आपने जो बात कही, सीरियस नोट हम आते हैं, ये सच बात है कि जेपी मूवमेंट से पहले साउथ के लोग भी बिहार को देखने आते थे कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना बढ़िया बिहार में शासन कैसे चलता है, लोग सीखने आते थे। लेकिन जब पोस्ट जेपी मूवमेंट हुआ और उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी, मैं जयप्रकाश जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक बड़ा आंदोलन था, इसलिए मैं वो संदर्भ ले रहा हूँ। तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद स्थिति खराब होने लगी, और स्थिति जब खराब हुई तो इस कदर खराब हो गई कि अब आपको कहने के लिए भूत में जाना पड़ता है, वर्तमान में आप कुछ कह नहीं पाते। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया कि जो पार्टी हर सीट जीतती थी, अगर मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे याद है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तब आप होंगे नहीं, लेकिन जब से मुझे पॉलिटिक्स का याद है, तो मुझे याद है लालू जी का टाइम था, वो कहते थे कांग्रेस 0, और मैं जिस जिले से आता हूं, एक बेगूसराय कंस्टिट्यूएंसी ऐसा था जहां से कृष्णा साई जीती थी, और तभी से हमने देखा कि कॉन्स्टेंटली कांग्रेस का डिबेकल होना जारी रहा, और कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई कि अब कहा जाता है कि लालू जी और आरजेडी के बगैर कांग्रेस सरवाइव भी नहीं कर सकती। सच क्या है सर? दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर उसके सच को सुनना चाहते हैं तो ये प्रयोग हुआ था 2010 में, जब लालू जी अलग लड़ गए, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी, और लालू जी की संख्या 80-90 से घट के 22 पर चले आए, हम लोग भी 4 पर चले आए। तो एक दूसरे के साथ रहना, और जो सामाजिक संरचना है बिहार की, उसमें एक दूसरे का साथ होना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के इस गठजोड़ को हराने के लिए। जहाँ तक आप 90 के बाद की बात शुरू किए हैं, तो 90 के बाद कांग्रेस पार्टी कभी शासन में रही नहीं, एक्सेप्ट कि एक आध बार गठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल में गई है। तो 35 साल हो गया तब से कांग्रेस पार्टी यहाँ हुकूमत में नहीं रही है। 20 साल नीतीश जी का और 15 साल लालू जी का। लेकिन मैं 2.5 साल कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहा था बिहार में। मेरे कार्यकाल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वो इस तरह से अच्छा रहा है कि लोकसभा का चुनाव मेरे अध्यक्ष रहते हुआ था। उसके पहले मदन मोहन झा जी 2019 में अध्यक्ष थे। उस समय भी कांग्रेस पार्टी 9 सीटें लड़ी थी,
और इस बार भी 9 सीटें लड़े हैं। जहां 2019 में 30 लाख वोट आए थे 9 सीटों पर, इस बार 40,82,000 वोट आया है। 2.4% की बढ़ोतरी हुई और 10,82,000 वोट मेरे कार्यकाल में बढ़ा है। जहाँ तक सीटों का है तो 1 सीट पहले था और इस बार 3 सीट हुआ, और अगर पूर्णिया का सीट जोड़ दीजिएगा एसोसिएट मेंबर जो अपने को कह रहे हैं पप्पू जी, तो 4 सीट हम लोग जीते हैं। और 26 सीट लड़के आरजेडी, जिसके सहारे हमको आप चलाने की बात करते हैं, 26 सीट लड़ने के बाद भी वो भी 4 ही सीट जीते हैं। तो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहतर है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं अब चूंकि आपने पप्पू जी की बात कही, क्या मजबूरी है कि पप्पू जी को आप कांग्रेस में शामिल कराते हैं दिल्ली में और यहाँ पे एसोसिएट मेंबर कहना पड़ता है? कोई दबाव है आरजेडी का? बार बार उठता है ये सवाल कि कन्हैया और पप्पू पे को लेकर के आरजेडी का दबाव होता है। कांग्रेस अहमदाबाद बुलाती है लेकिन बिहार में परहेज करती है। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, केवल आप एक पप्पू जी की सीट बात करती हैं, यहीं बगल में सीट है औरंगाबाद की। औरंगाबाद की सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, जहाँ से 1952 से लेके हाल के दिनों तक कांग्रेस के एमपी होते रहे। लेकिन जब गठबंधन होता है तो कई समझौते करने पड़ते हैं, और उसमें लालू जी ने पहले अनाउंस कर दिया, किसी को सिंबल दे दिया, तो वो सीट भी हम नहीं लड़ पाए। उसी तरह से पूर्णिया के सीट पे आरजेडी को प्रॉब्लम था, आरजेडी ने वो सीट हथिया ली हम लोगों से, इस वजह से वो सीट हम लोग नहीं लड़े, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। और इस तरह की 1-2 और सीटों का मैं बता सकता हूँ जहाँ सीटें हम लोगों को छोड़नी पड़ी, और ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल कांग्रेस को छोड़नी पड़ी। वो लोग लड़ते थे महाराजगंज की सीट, लेकिन इस बार तो महाराजगंज की सीट हम लोग लड़े थे। भागलपुर की सीट 2 दशक से राष्ट्रीय जनता दल लड़ा करता था, लेकिन इस बार तो कांग्रेस पार्टी लड़ी है। तो कई बार सामंजस्य बैठाने के लिए, आपसी समझ बढ़ाने के लिए, या एक दूसरे से सहयोग करने के लिए सीटों का अदला बदली हो जाता है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में ऐसे कई सीटों पर हम लोगों को हो। पर आप एक बात बताइए सर, आपका कार्यकाल सक्सेसफुल रहा, आप कहते हैं 10 लाख वोट ज़्यादा आया तकरीबन, लेकिन जब सीटों की बात होती है तो बार बार कहा जा रहा है कि पिछली बार 70 मिला था, इस बार 45 मिलेगा, 40 मिलेगा, 70 के आसपास कहीं नहीं रहिएगा। और यहाँ तक कह दिया जाता है कि पिछली बार सरकार आप ही के वजह से नहीं बना था। तो आरजेडी इस बात को एक्सेप्ट करने को तो तैयार नहीं है कि 10 लाख वोट ज़्यादा आया है, आपका स्ट्राइक रेट बेहतर है, और इसलिए आपको जितना सीट पिछली बार मिला था उतना सीट मिलना चाहिए। पंकज जी, आपको लालू जी से बात हुई सीटों के बारे में? आपको तेजस्वी प्रसाद यादव से बात हुई? हमको लगता है दोनों में से किसी से बात नहीं हुई। आप जो अखबारों में मेरी आपसे बात हो रही है ना सर, तो जब हमसे बात हो रही है तो वही तो सुनिए ना, वही सुनिए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी आप लोग इसी तरह का बात करते थे कि लोकसभा में इस बार कांग्रेस को 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग 9 सीट लड़े। ऐसे गोपालगंज की सीट भी मिल रही थी, 10वीं सीट भी नहीं, वो आपकी बड़ी सफलता थी। तो ये सही बात है, मीडिया 4 से ज्यादा सीट आपको नहीं दे रहा। इस बार परिणाम के पहले क्यों हम लोगों को आप असफल करार दे रहे हैं कि ऐसी बात हो रही है? कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, आरजेडी के किसी लीडर ने ऐसी बात नहीं कही। अभी तो बातचीत चल रही है सीटों का। अभी ठीक है, मैं मान लिया आप अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पर आप हमें 2 बात का जवाब दे दीजिए, इसी से रिलेटेड है, फिर हम अगले सवाल पर बताया। तेजस्वी कहते हैं राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हैं, और यहां पूछा जाता है, जब कांग्रेस से पूछा जाता है तो आप माइल्ड रहते हैं, पर खुद राहुल गांधी जी से पूछा गया तो वो तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या कहीं ना कहीं जब तक सीट का बंटवारा नहीं हो जाएगा तभी तक ये दिक्कत है? जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे, तभी आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानेंगे? इस देश में जमहूरियत है, जनतंत्र है। सर 2020 में भी तो जमहूरियत था। तो अभी मैं कहाँ कर, आप पूरी बात तो सुनिए। सवाल करते समय मैं आपको नहीं टोकता हूँ, तो उत्तर
कंप्लीट होने तक आपको भी नहीं टोकना चाहिए। जमहूरियत जनतंत्र का बात मैं इसलिए कहा कि 2020 में, मैं वहीं से शुरू करता हूं, 2020 में महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल फेस तेजस्वी प्रसाद यादव ही थे, ये आपको मालूम है। अभी बिहार विधानसभा में उनकी संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है बिहार में, जिसके चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मैं पूरे साफगोई से ही आपको स्वीकार करता हूं और कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा संख्या आरजेडी की होगी, सबसे बड़ी संख्या आरजेडी की होगी। और चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी एमएलएज की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो उनको छोड़ के चीफ मिनिस्टर कौन होगा? तो मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह बिल्कुल। बड़े नेता ये मानते हैं कि तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर हो। तेजस्वी के अलावा कोई नहीं होगा, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। और हम केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। राहुल जी से ये जब सवाल किया गया था तब भी मैं बैठा था, वो इतना साफ सवाल था नहीं। और अभी इसलिए नहीं डिक्लेयर हुआ है कि सीटों का जब बंटवारा हो जाएगा, जिस दिन प्रेस के सामने महागठबंधन के सभी साथी बैठ के सभी पार्टियों का सीट डिक्लेयर करेंगे, तो उसी दिन वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। मैं आपकी बात बिल्कुल याद रखूंगा, लेकिन पटना में टीवी 9 के मंच पर अल्लाह वरू जी आए थे और ये सवाल उनके सामने रखा गया था। उन्होंने बार बार इस सवाल का जवाब यही दिया कि जनता तय करेगी, जमहूरियत है, जनता तय करेगी। तेजस्वी जी के बारे में इस तरह की बात बिल्कुल उन्होंने साफ गोई से नहीं की जैसा आप कर रहे हैं। तो जो पार्टी में कुछ डिफरेंसेस है, इंटरनल डिफरेंस, उनके सवाल का उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। सर आपकी पार्टी के सदस्य नहीं, मेरे पार्टी के सदस्य हैं, मेरे पार्टी के यहाँ काम देखते हैं, सभी बात ठीक है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है। तो इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पार्टी में इस बात को लेकर के कोई नहीं, डिवीजन कहीं है कोई या सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर के? मैं तो आपको समय भी बता दिया, सीटों का बंटवारा होने दीजिए। जिस दिन प्रेस के सामने सीटों का बंटवारा होगा उसी दिन ये भी हो जाएगा। सर इतनी साफ गोई से आपने ये बात बता दी, तो आप ये भी बता दीजिए कितनी सीट पर मान जाइएगा और तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर कर दीजिएगा। ये भी बता दीजिए टीवी 9 प्लेटफॉर्म। हम लोग जितना सीट, जनता जानना जितना सीट कांग्रेस पार्टी चाहती है उतना सीट हम लोगों को मिलेगा। क्या चाहती है सर? ये आपको बताना उचित नहीं है अभी बताना उचित नहीं, पर कुछ तो इंडिकेट कर दीजिए, 45, 50 या 70? नहीं, मतलब आप जब नहीं बता रहा हूं तो कुछ नहीं बोलूंगा। ये समय नहीं है। जब सीटों का बंटवारा तालमेल जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग आपको बुला के बोलेंगे। एक चीज जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस बार जो सीटों का बंटवारा हो वो संतुलित हो। कहने का मतलब ये था कि पिछली बार कहा जाता है 70 सीट दिया गया था, लेकिन उसमें 45 ऐसी सीटें थी जिसमें महागठबंधन काफी टाइम से जीता नहीं है। तो कांग्रेस को डंप यार्ड ना समझा जाए, कांग्रेस को सहयोगी समझा जाए और सीटों के बंटवारे में संतुलन बैठाया जाए। मतलब विनिंग और लूजिंग सीट्स जो हैं उसमें संतुलन बैठे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सच है कि पिछली बार जो सीटों का बंटवारा था वो ठीक नहीं था। अभी राहुल जी खड़गे साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी, हम लोग 7-8 सीनियर लीडर बिहार के सभी जमा हुए थे। वहाँ भी मैंने इस बात को कहा था कि पिछली बार एक ऐसा जिला पश्चिमी चंपारण, वहाँ से 7 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े, और 5-6 जिला ऐसा है, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, छपरा, शिवहर और एक और जिला जहाँ कोई सीट कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी है। तो कम से कम ये व्यवस्था जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए कि हर जिले में एक सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और सभी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय का संतुलन होना चाहिए। इस पूरी लड़ाई में कन्हैया का क्या योगदान रहेगा, किस तरीके से, क्योंकि
भारत जोड़ो यात्रा में तो कन्हैया स्टार थे, बिहार में उनको रोका जाता है, पप्पू यादव को मंच पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। क्या ऐसा क्यों होता है और बार बार उनके समर्थक सवाल उठाते हैं? किस मंच की बात कर रहे हैं आप? एक मंच लगा था पूरे यात्रा में राहुल जी के, सासाराम, जहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहाँ कन्हैया भी थे और मुझे लगता है पप्पू यादव भी थे। उसके बाद दूसरा मंच कहाँ देखा आपने? नहीं, उससे पहले पटना में भी पप्पू यादव, जब राहुल जी आए थे पहली बार, तो पप्पू यादव जी एसोसिएट मेंबर हैं, वो कांग्रेस में नहीं है। लेकिन जहाँ कन्हैया की बात है, तो कन्हैया तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और कन्हैया को पूरी जिम्मेवारी है। कन्हैया सेक्रेटरी हैं एनएसयूआई का, पूरे देश का काम देखते हैं। सभी विश्वविद्यालय में चुनाव जो एनएसयूआई लड़ती है, वो सब का काम, उसके छात्र संगठन का पूरा काम उनका है, तो उनको कौन रोक रहा है? तो विधानसभा चुनाव लड़ने से नहीं रोकेंगे? अगर वो लड़ना चाहेंगे तो कौन रोकेगा? नहीं, तो मैं ये बताऊं अपने दर्शकों को कि वो लड़ना चाहें तो कांग्रेस लड़ाएगी उनको? बिल्कुल लड़ाएगी, क्यों नहीं लड़ाएगी? जो मजबूत उम्मीदवार है, जो कन्हैया तो कम से कम युवाओं में उसका एक अपना ये है, पकड़ है और अच्छा वक्ता है, तो कन्हैया अगर लड़ना चाहेगा तो उसको कौन रोक देगा? ठीक है। अब ये बताइए कि वोट चोरी का आरोप लगातार राहुल जी की यात्रा हुई और उसमें वोट चोरी का आरोप लगाया गया, और आपके विरोधी दल ये कहते हैं कि जहां आप जीतते हैं वहां वाह वाह और जहां हार जाते हैं वहां वोट चोरी की बात करते हैं। मेरे विरोधी दल का मतलब? बीजेपी, जेडीयू। आपका विरोधी दल आरजेडी तो नहीं है? तीसरा दल तो आपका नाम नहीं ले पाए। बताइए ना कौन सा? नहीं, तो यही तो मैं भी कह रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूँ, एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी। उसके बाद अभी मांझी जी गए हैं, उन्होंने भी बोला चोर बोले जोर से। तो ये सब तरह का शब्दावली है, इसलिए हम आपसे पूछे कि इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये जब आया एसआईआर का मामला, तो 11 दलों के हम लोग गए थे, जिसमें मैं भी शामिल था। पहली बार जब हम मिलने गए थे इलेक्शन कमिश्नर से, तो जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, और जब हम लोग अंदर गए तो जो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, 20% वोट तो कटेंगे। इसका मतलब प्री सेट आइडिया से पहले से ये लोग दिमाग बनाए थे कि बिहार के वोटर्स को कम करना है। कम करने का मतलब ये कि 20% कटा हो या नहीं कटा हो, लेकिन उन लोगों ने दिमाग बना लिया था कि वोट काटेंगे। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जानना चाहा कि आप किस आधार पर वोट काटे हैं और पूरा ब्यौरावार एक रीजनिंग के साथ आप हमको बताइए, तो केवल 2 पार्टी चुप रही। इसलिए मैं पूछा तीसरा कौन पार्टी था? आपके यहाँ जो आके जो लोग बोल दें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा एक्सेप्ट बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि ये लोग का एक नेक्सस था इलेक्शन कमीशन के साथ। नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य मित्र दल हैं, उनकी भी चिंता उतनी है जितनी कांग्रेस और आरजेडी की है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सरकार में शामिल है, एनडीए गवर्नमेंट में दिल्ली में शामिल है, उनके ही पार्टी के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, लेकिन उन लोगों ने भी चिंता जताई कि एसआईआर ठीक नहीं है। और बिहार में जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई, 25 जिला हम लोग गए, हर जगह जिस तरह से इस यात्रा को समर्थन मिला, जिस तरह से उत्साहपूर्वक स्वागत किया, सभी जाति बिरादरी, चाहे वो युवा हों, किसान हों, नौजवान हों, महिला हो या मजदूर हो, सभी वर्ग के लोगों ने इस यात्रा को भी समर्थन दिया और राहुल जी की तरफ आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे थे। तो इसका मतलब क्या था? और गलती तो हुई है, आपने भी देखा होगा, कुछ लोग जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार मरे हुए हैं, वो लोग जाके राहुल गांधी के साथ आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने चाय पी। तो गलतियां तो हुई हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसको दूर करने का के लिए कौन जिम्मेवार होगा? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन। उसको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए, न कि बीजेपी और जेडीयू के इशारे पर चलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि फ्री एंड फेयर पोल कराना। आज तक ये सवाल तो नहीं उठता था।
मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं लोकसभा में काम करता था मोतिहारी से, 2003 में भी SIR शुरू हुआ था। उस समय स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1 साल दूर था लोकसभा का चुनाव और 2 साल दूर था बिहार विधानसभा का चुनाव। अभी तो 20 दिन में हो गया SIR। ये संभव है कि 7 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा BLA BLOs? तो ये फार्स है और इलेक्शन चोरी करने की कोशिश है, जिसको राहुल गांधी जी ने दिखाने का काम किया। पर इसका एक काउंटर सवाल ये बनता है कि अगर ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है तो झारखंड कैसे जीत गए आप, कर्नाटक कैसे जीत गए आप? SIR हुआ था क्या वहां? नहीं, पर यहाँ पे आप टाइमिंग को लेके सवाल तो उठा टाइमिंग को लेके, आप बिहार के रहने वाले हैं पंकज जी, आप जानते हैं कि आधा से ज़्यादा भूभाग उत्तर बिहार का पानी में डूबा हुआ रहता है। वहाँ पहुँचना, और एक बड़ा पॉपुलेशन बिहारी लोगों का या तो नौकरी करने के लिए बाहर गया हुआ है, या व्यवसाय करने के लिए बाहर गया हुआ है, या मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ है। उसको अगर 2-3 बार दूसरे जगहों से आके अपना कागज़ दिखाना पड़े तो ये संभव होता क्या? और एक तरफ तो मेरा आधार मेरा पहचान सरकार का ही स्लोगन हर जगह हम लोग पढ़ते रहे, उसमें आधार को आप नहीं मानने को तैयार थे, उसमें वोटर आइडेंटिटी कार्ड को आप मानने को नहीं तैयार थे। तो ये क्या है? ये तो संदेह पैदा करता है लोगों के दिल दिमाग में कि आधार से पूरा देश को जोड़ दिए, दूसरी तरफ आप उस आधार को कुछ मान ही नहीं रहे, उस कागज़ का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया इलेक्शन कमीशन के पास। नहीं, पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है ना सर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रहने वाला बेगूसराय का हूं, रहता नोएडा में हूं, पिताजी नौकरी भागलपुर लखीसराय में किए, तो ऐसी स्थिति में मेरा 3 जगह वोटर ID कार्ड बन जाता है। ऐसे मेरा एक ही जगह है, प्लीज़ समझिएगा नहीं इस तरह से। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 3-3 जगह है। वो वोटिंग राइट तो उनके पास एक ही जगह होना चाहिए, कई लोग मर गए हैं। तीसरी सच्चाई ये भी है, मैं जो आप कह रहे हैं उससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं, पर एक सच्चाई ये भी है ना कि बहुत गलत लोगों ने भी आधार कार्ड बना लिया, बहुत गलत लोगों ने भी वोटर ID कार्ड बना लिया। तो क्या उनका नाम डिलीट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यही करें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग आके यहाँ वोट करें। कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा क्या है ये बात? लेकिन जो जेन्युइन है, जो जिंदा है, उसको मरा हुआ दिखा के और उसका वोटिंग राइट समाप्त कर दीजिए, और इस पर कोई राजनीतिक पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी जैसी रिस्पॉन्सिबल पार्टी कुछ बोले नहीं, ये भी नहीं संभव है। चलिए, मैं अब अगले सवाल पर जाऊंगा। अभी TV9 के मंच पर ही लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को गलत जेल में बंद किया गया। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपका कोई घटक दल देगा तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में दिक्कत हो सकती है, या आप भी इस तरह के स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं जिसका निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है उसका कोई उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं TV9 के मंच से आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला है ऐसा कि उनका ट्रायल नहीं हुआ, ये गलत है। हर बात पर जवाब देना क्यों आप हमसे दिलवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा अपने तरीके से, उनको जो ठीक लगा होगा कहे होंगे। मेरे लिए मतलब इस सवाल का कोई रेलेवेंस नहीं है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि पलायन बिहार से हो रहा है, ये सच बात है। कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, इक्वलाइजेशन ऑफ फ्रेट पॉलिसी, मतलब भाई कहीं भी रिसोर्सेज होगा लेकिन उसका दाम एक ही होगा, और इस वजह से बिहार को बहुत सफर करना क्या पड़ा। कहा आपने पहले? इक्वलाइजेशन ऑफ फ्रेट पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जी हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बिहार के हित में नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करने के बावजूद ये बात स्वीकार करता हूं कि शुरू के दिनों में पहली पंचवर्षीय योजना में ये जो पॉलिसी आई वो बिहार के इंटरेस्ट में नहीं था, उसके वजह से भी बिहार का नुकसान हुआ है। इस बात को स्वीकार करने में हमको नहीं दिक्कत हो सकती है। आप आगे पूछिए। नहीं तो यही इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर बिहार में इंडस्ट्री नहीं है तो आप अपने आप को भी अपनी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं? उसके लिए मैं कैसे जिम्मेवार हूं जब 35 साल से हम लोग सत्ता से बाहर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले थी ना, आपने पहले बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट बताया, इसीलिए मैंने ये सवाल। नॉट ओनली बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट,
आज अगर बेगूसराय, जहाँ से, जिस जिले में आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपका परिवार है, अगर बेगूसराय की आर्थिक स्थिति बाकी जिलों से अच्छा है तो उसके कारण श्री बाबू और कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसके वजह से आपके यहाँ इंडस्ट्री आया और पब्लिक सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उनके हुकूमत में, वो शायद किसी चीफ मिनिस्टर के ये में फिर नहीं हुआ बाद के दिनों में। और मैं दूसरी बात आपको बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के ये से आपको अगर अच्छा नहीं लगा है तो मैं दिल्ली नहीं में नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैं सहमत हूँ। नहीं, पर इसका दूसरा पहलू भी आपसे मैं पूछूंगा। जी जी, सुन लीजिए। अभी भी एक दूसरे कार्यक्रम में भी मैं ये बात बोल के आया हूँ। नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन कांग्रेस हुकूमत में हुआ करती थी, अब आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ, 11 ताल कटोरा रोड से 200 गज की भी दूरी नहीं है। वो हर 3 महीने पर, 6 महीना पर सारे स्टेट के काम काज का समीक्षा करता है, डेवलपमेंटल वर्क के हिसाब से एक पैरामीटर पर सबको अपना ये देता है। अभी 3 महीने पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें 28 बड़े राज्य हैं, छोटे जो स्टेट हैं, गोवा, पौंडीचेरी या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैं नहीं जिक्र कर रहा हूँ। तो 28 बड़े राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन में नीतीश कुमार, जो और डबल इंजन की सरकार सो कॉल्ड है बिहार में 20 साल से, 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर हम बिहार के पोजीशन है। शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था, ये भी आप अपने बुजुर्गों से सुने होंगे कि कभी नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे दुनिया भर के छात्र, या फिर पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो मैं खुद भी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट रहा, साइंस कॉलेज में हम भी पढ़े हैं। पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी उस स्थिति में नहीं था जिस स्थिति में नालंदा विश्वविद्यालय था। वहाँ दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। जैसे अभी जो थोड़ा वेल ऑफ है फैमिलीज, गया का, पटना का, भागलपुर का, बेगूसराय का, तो हायर स्टडीज़ के लिए यूके जाता है, यूएस जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। तो वैसे ही उस समय लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन फिर नीति आयोग के अनुसार, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, 28 बड़े राज्यों में हम खिसक के फिर 28वें स्थान पर चले गए। हेल्थ सेक्टर में मैं 25 साल पहले इस स्टेट का हेल्थ मिनिस्ट्री का काम देखता था, बिहार में मैं मंत्री था। और हेल्थ सेक्टर में भी, स्वास्थ्य सेवा में हम लोग 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर हैं। तो बिहार बद से बदतर होता जा रहा है। इस बात को हमको, आपको, सबको, यहाँ बैठे लोगों को समझना पड़ेगा। ये केवल नारा देकर और प्रधानमंत्री जी आके अच्छा अच्छा भाषण और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखाते हैं, उससे बिहारियों को अलग होना पड़ेगा। 2015 में यहीं आके भाषण दिए थे प्रधानमंत्री जी मोतिहारी में कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और हम आपके साथ इसी चीनी मिल के चीनी से आपके साथ बैठ के चाय पीऊँगा। आज 10 साल बाद क्या हुआ? धुआं तो निकला नहीं, चीनी बन नहीं रहा है, माली हालत ख़राब है। लेकिन फिर अगर पीछे आपको ले जाएं तो यही बिहार था श्री बाबू के हुकूमत में, जब देश में 27% चीनी नेशनल किटी में बिहार देने का काम करता था। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो होना ही पड़ेगा ना। हम उसी समय में तो जाना चाहते हैं। आप उनके साथ क्यों जाना चाहते हैं? किनके साथ? जिनके साथ आप अभी हैं, जिनके समय में सिर्फ नरसंहार हुआ। जिस मगध में बैठे हैं वो नरसंहार के लिए जाना जाता है सर। बहुत अच्छी जबकि जबकि इसका इतिहास, इसकी विरासत इतनी बड़ी है। क्या जी हाँ, बेगूसराय से आके और एक मगध में रहने वाला व्यक्ति को इस तरह की बात कर रहे हैं सर। बेगूसराय तो मगध में को तो डिवाइड मत करिए स्वीकार सर। हमारे सारे रिश्ते यहीं पर हैं। आपको लेकिन नहीं मालूम मैं है। यही तो आपसे कह रहा हूं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन, श्री बाबू चीफ मिनिस्टर, कई सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन अब कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आरजेडी के बगैर चल नहीं सकती। हम तो चाहते हैं कांग्रेस अपने पुरानी स्थिति में लौटे। पंकज जी, आपको पता है कि इस हुकूमत में 17-18 साल जो नीतीश जी का हुकूमत रहा, उसमें कितनी हत्याएं हुई हैं बिहार में? नहीं याद होगा। 53,407 हत्याएं हुई अकेले इस हुकूमत में। और
आपको जो क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, अब तो फ़ोन सबके पास उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट क्राइम में, नंबर 2 पर फिर बिहारी है। और अकेले पटना जैसे कैपिटल सिटी में, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं, गवर्नर साहब रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, डीजी पुलिस रहते हैं, वहां इस साल अकेले 125 हत्याएं हो चुकी हैं, 126 कल तक। कल परसों मैं मौर्या में ऐसे ही एक टीवी के कार्यक्रम में बैठा था, वहाँ से 25 गज भी नहीं है जहाँ गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। और 5 साल पहले भी उसके घर गया था जब उसके बेटे की हत्या हुई थी। उस घर से 25 गज की दूरी है पटना के कलेक्टर साहब का, और 25, 27, 30 गज की दूरी होगी पटना सीनियर एसपी का। तो ये क्या है? इससे बड़ा गुंडा राज कुछ हो सकता है? जंगल राज की बात आके करके चले जाते हैं, लेकिन जंगल राज कब का? 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो इस चुनाव में वोट देने जा रहा है, वो नहीं देखा जंगल राज क्या था, लेकिन गुंडा राज तो देख रहा है। क्राइम हाईएस्ट पीक पर, शिक्षा और छात्रों का भविष्य चौपट, स्वास्थ्य सेवा ना के बराबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में 0। तो इसी को फिर से आप रिपीट करने की बात करते हैं। हम तो इन दोनों बात से अलग बात करते हैं। हम चाहते हैं श्री बाबू के जगह अखिलेश बाबू आए, हम चाहते हैं कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर। हम ये बात ही नहीं कर रहे। हमने कब कहा जेडीयू का शासन रहे? हमने कभी नहीं कहा। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन हम आपसे बार बार यही पूछते हैं कि आपने इतना बेहतरीन शासन दिया तो आप अकेले अपने पैर पे खड़े क्यों नहीं हो? नहीं, आपके अच्छे भावना जो है मेरे प्रति, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन लगता है आपका सवाल खत्म हो चुका है। नहीं, बिल्कुल तभी इस तरह का अभी बिल्कुल सवाल इस तरह का नहीं। देखिए, मुझे, हम कम उम्र में, मतलब 40 साल से पहले मैं बिहार का मंत्री रहा, 42 साल में मैं भारत सरकार का मंत्री रह लिया, लोकसभा में काम किया, विधानसभा में काम किया, राज्यसभा में काम कर रहा हूँ दूसरी बार। मेरे लिए जो ऊपर से तय होगा वो होगा, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के प्रति जो लोगों का मैं रुझान देखा हूँ, खास करके इस SIR के खिलाफ ये जो यात्रा उनकी थी, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, पहले के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, ये मुझे विश्वास है। चलिए सर, मैं आपकी बात मानता हूँ। लास्ट 3 सवाल करूंगा। अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लास्ट 3 सवाल मैं करना चाहूँगा। मेरे पास जानकारी है कि कांग्रेस को मनचाही सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस भले ही अनाउंस नहीं करेगी, लेकिन अपनी तैयारी 243 सीट पे जारी रखेगी। क्या आप हमारे इस मंच से एश्योर कर सकते हैं कि कांग्रेस का हर हाल में अलायंस आरजेडी से ही होगा, आप महागठबंधन में बने रहें? जो मेरा इंफॉर्मेशन है उसको आप गलत आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। महागठबंधन को लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, और महागठबंधन में ही चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 2-4 सीट इधर से उधर, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो सरकार है उसको अब ध्वस्त करना, उसको बाहर करना, ये कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है, और इसी को आधार बना के हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए, अब आपसे मैं विरोधी को टारगेट करने का सवाल पूछता हूँ। आपको लगता है नीतीश जी सीएम बनेंगे? अगर एनडीए जीतती है तो बीजेपी बनने देगी? एक तो एनडीए जीतेगी नहीं, आपका इमेजिनरी सवाल है। एनडीए बुरी तरह हारेगी, और नीतीश जी इतिहास हो चुके हैं। बीजेपी बनने नहीं देगी उनको? नीतीश जी इतिहास हो चुके हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी एक सवाल बहुत चर्चा में है। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको समुचित सीट नहीं मिला, हमारी पार्टी को नेशनल स्टेटस नहीं मिला, तो हम फिर मतलब विरोध करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो भी बागी रुख अपना रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी बने रहेंगे या वो आपकी तरफ भी आ सकते हैं? नहीं, वो पहले जब उन्होंने कैरियर शुरू किया था कांग्रेस पार्टी के गया जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूछिएगा उनसे। तो कैरियर के अंत में आपके साथ तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, हम लोग वेलकम करेंगे। जो कोई पुराना कांग्रेसी घर वापस आता हो तो उसमें बुराई क्या है?
घर वापसी अगर करना चाहें तो हम लोग सब स्वागत नहीं, आप करेंगे। मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, कहीं उनके साथ चाय पी के तो नहीं आ रहे हैं टीवी 9 नहीं, चाय तो अभी नहीं पिए हैं, लेकिन वो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, ये सभी लोग जानते हैं। आप गया में किसी से पूछ लीजिए। एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस मिनिमम कितनी सीटों पर मान जाएगी ये बता दीजिए। कोई मिनिमम मैक्सिमम है नहीं, हम लोगों का जो प्राथमिकता है मैं बता दिया आपको। कांग्रेस पार्टी बिहार की दुर्दशा जो हुई है पिछले 20 साल में, जो बिहार आज बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होता है, बिहार जो लगातार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, बिहार का आधा से ज़्यादा नौजवान जो पलायन को मजबूर हुए हैं, ये सब दुर्दशा को देखते हुए पहले इनको हम लोग सरकार से बाहर करना चाहते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गठजोड़ को हम लोग हमेशा से मुकाबला करते रहे हैं, इस बार भी उनको हराने का काम करें। नहीं, कहा यह जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ बड़ा ही उम्मीद से देख रहा है। कर्नाटक का रिजल्ट इसका परिणाम है, झारखंड का रिजल्ट इसका परिणाम है। नहीं, और आप ज्यादा एग्रेसिव इलेक्शन बिहार में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है अब मुसलमान मेरा वोटर है, मेरे जो पुराने वोटर्स थे अब वो मेरी तरफ आ रहे अरे हैं। भाई, सभी जाति धर्म संप्रदाय जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सभी लोग कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ मुखातिब हो रहा है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। चलिए सर, आपने टीवी 9 से बड़ी लंबी बातचीत की और बहुत साफ गोई से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। चलिए, बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका भी।